बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड। इसको कंप्लीट चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। इस वन शॉट के अंदर आपको जितने भी इस टॉपिक्स में से डाउट्स होंगे, सारे आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। कोई भी आप गलती नहीं करेंगे। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से, बलोचिस्तान से हैं, या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बायोलॉजी की 16 चैप्टर को अपलोड कर दिया, साथ में फिजिक्स के भी। ही आप लोग देख लें, पहले आप यहाँ पर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट देख लें। इसके अंदर आपको हर डाउट क्लियर हुआ मिलेगा और हर चैप्टर की पूरी डिटेल मिली हुई। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई फिजिक्स की यहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरे 16 चैप्टर अपलोडेड है। आप जाकर पीएमडीसी को यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री अब हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, ये हमारा है सेकंड लेक्चर पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये भी हम आप लोगों को जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आप एमडी गेट के लिए और रीकेट के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट होने वाली है, सो ध्यान से देखिएगा, सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन नहीं किया, सो लाजमी ज्वाइन करें। वहां पर रिपोर्ट नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें मिलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे केएमटी को। केएमटी स्टैंड फॉर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें से हर साल 3-4 एमसीक्यूज बनते हैं। सो ध्यान से इसको समझना है, क्लियर तरीके से पढ़ेंगे कि आपके पास केएमटी क्या होती है। बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल करेगा, फील करिए टॉपिक को, और ये थ्योरी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सो चलें इसे देखते हैं। केएमटी, अब बच्चों केएमटी में अगर हम पढ़े, जिसे आप कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, केएमटी जिसे आप क्या बोलते हैं, काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी। सही, इसे आप कहते हैं काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इसके पोस्टुलेट्स का। मेन खेल इसके क्या है, पोस्टुलेट्स का। हमने सिर्फ यहाँ पर पढ़ने क्या है, पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ लॉस पढ़ने हैं, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल गैस इक्वेशन, उसके कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे, रियल गैस और आइडियल गैस का डिफरेंस देखेंगे, और चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। अब केमिस्ट्री में अगर हमें फर्स्ट बात आप लोगों से करना चाहूँ, देखिए मैं करती कॉन्सेप्चुअल बात हूँ, कॉन्सेप्ट से बाहर मुझे कोई चीज बताने का वैसे भी स्टूडेंट्स को दिल नहीं करता। देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है कि वो कितने टिनी टिनी पार्टिकल्स होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से देखें कितने ज्यादा दूर होते हैं, और टिनी टिनी पार्टिकल्स होते हैं। उन्हीं टिनी टिनी पार्टिकल जो गैस के होते हैं, उन पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, मैम क्या कहेंगे आप लोग, उन्हें आप लोग कहते हैं मोलिक्यूल्स। और ये क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है। और ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, ये क्या है, टिनी टिनी पार्टिकल्स का है। उन्हीं टिनी टिनी पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल को, उसको ही आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलिक्यूल्स कहते हैं। बच्चों कॉन्सेप्ट है, तुम फील करो। जब तुमने फील करना स्टार्ट कर दिया ना, तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइनी है, और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स कहते हैं। ये पॉइंट हम फर्स्ट लिखेंगे। देखें, अगर मैं एक क्यूब की शेप, या कोई भी कंटेनर आप लोग इसे कह लें, कोई भी क्यूब की शेप के अंदर, इसके अंदर अगर मैं गैस के टाइनी पार्टिकल्स को डालूं इसके अंदर, तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि गैस के पार्टिकल्स कितने ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं, इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट फील हुआ, अब आगे चल सकते हैं। तो चले इसको रिमूव कर देते हैं। चले, सही हो गया। तो पहला पोस्टुलेट ही आपका यही है, सो ध्यान में रखिएगा। जो गैस
पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ एटम होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। सही हो गया मैम? सही हो गया, आप पढ़ा रही हैं तो सही होगा। तो चले देखते जाएं। अब जो सेकंड पोस्टुलेट जो आपको कहता है वो आपको ये कहता है कि केम्प्टी केम्प्टी आपको ये बताती है कि जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं वो डायटोमिक भी हो सकते हैं, मोनो एटोमिक भी हो सकते हैं, पॉली एटोमिक भी हो सकते हैं। तो 4 तरह के आप लोगों के पास पार्टिकल्स हो सकते हैं गैस के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान में लिखिएगा, और क्रिस्टल क्लियर आप लोगों ने करना है। सही लिखे? तो जो आप लोगों के पास गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मोनो एटोमिक भी होते हैं। अब मोनो एटोमिक से क्या मुराद? आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर कि 8 ए ग्रुप को पढ़ा होगा। एक फर्स्ट ए ग्रुप होता है, एक सेकंड ए ग्रुप होता है, एक थर्ड ए ग्रुप होता है। देखिए फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर आपको पता है आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड ए ग्रुप के अंदर देखिए फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर आपके क्या आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। आपको पता है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। अब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है इसका पूरा एक चैप्टर है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर बुक के अंदर। उसके बाद जो सेकंड बी ग्रुप है उसके अंदर आप ट्रांजिशन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब फर्स्ट ए ग्रुप के फर्दर आगे 8 ग्रुप हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 देखें 8। सही, ये हो गया फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकंड ए ग्रुप, और ये हो गया थर्ड ए ग्रुप, और ये हो गया फोर्थ ए ग्रुप, ये फिफ्थ ए ग्रुप, ये सिक्स्थ ए ग्रुप, ये सेवंथ ए ग्रुप, ये क्या हो गया? 8 ए ग्रुप हो गया। सही हो गया मैम? 8 ए ग्रुप। अब ये जो 8 ए ग्रुप के अंदर आपके आते हैं ना, इसको आप कहते हैं नोबल गैस फैमिली। क्या बोलते हैं? नोबल गैस फैमिली। ये जो नोबल गैस फैमिली है इसके अंदर आप लोगों के पास आपको पता है हीलियम आता है, न्योन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, जीनोन आता है, रेडोन आता है। ये आप लोगों के पास नोबल गैस फैमिली है। अभी जो नोबल गैस फैमिली होती है इसी को तो आप कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ मोनो एटोमिक। दिस इज कॉल्ड अ मोनो एटोमिक। इतनी क्लियर चीज हो गई आप लोगों को। देखिए बच्चों मैं कॉन्सेप्ट को फील करवाती हूँ, भले फिर मुझे डिटेल में जाना पड़ता है, भले मैं चली जाती हूँ। सही हो गया? सो देखिए ये चीज आपने याद रखनी है कि जो भी मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, एक हमारे पास हीलियम होता है, एक नियोन होता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनोन आता है, रेडोन आता है। ये मोनो एटॉमिक है। अब गैस के पार्टिकल डाई एटॉमिक भी होते हैं। क्या? डाई। बच्चों ये पोस्टुलेट कॉन्सेप्ट पर टिके हुए हैं, जहां से भी पॉइंट आगे क्लियर हुए ना पोस्टुलेट, तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब बात है डाई एटॉमिक। आप लोगों के पास डाई एटॉमिक क्या होते हैं? जैसे कि स्ट्रेंथ आपके पास O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे क्या हैं? क्या है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है। F2 हो गया। ओनली मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा करें। यहाँ भले आप इसे नहीं लें, बस ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। सही हो गया? उसके बाद ये पॉली एटॉमिक भी तो होते हैं, पॉली एटॉमिक भी तो होते हैं गैस के पार्टिकल, आपको पता है। सही है? जैसे कि मीथेन हो गया, या आप यहाँ पर ले लें, बस मीथेन को ले लें, यहाँ आप आगे जो भी ले सकते हैं, C4H10 ले लें, ब्यूटेन को ले लें। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब आप नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। सही है? अब जो थर्ड बच्चों जो आपके पास गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, जरा ध्यान में रखिएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। ध्यान में नहीं रखेंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा वो मूव करते हैं।
कैसे मूव करते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। गैसेस पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कुछ इस तरीके से मूव करते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। स्ट्रेट, देखो आपको नजर आ रहा है? नहीं, आपको नजर आना चाहिए, मैंने देखा ही नहीं पहले, आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा। आज मैंने बोला कि आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जो है ना, इसको मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा, वरना आपको नजर नहीं आएगा और ऐसा हो नहीं सकता। तो ध्यान में आपने चीजों को रखना है, सही। सो मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ। सही। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखते जाना है, सही। मैं थोड़ा, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, गौर से देखना है, गौर से देखना है बच्चों। मैं आपको बताती रहती हूँ कि गौर से देखना है। गैसेस पार्टिकल्स आर मूव इन स्ट्रेट लाइन। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और गैसेस के पार्टिकल्स का, गैसेस पार्टिकल, सेकंड पोस्टुलेट को गौर करें कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, क्या मैम, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं? कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और गैसेस के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन के अलावा गैसेस पार्टिकल का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, इर्रेगुलरली मूव। आपने देखा होगा कि जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उनका कोई मोशन ऐसे नहीं होता कि वो हमेशा ही जाते रहे सीधा ही, तो उनका मोशन रैंडम भी होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप इतने ही पोस्टुलेट आपको नजर आ सकते हैं। मैं जरा देख लूं, क्योंकि इसके अलावा, हाँ जी बिल्कुल सही, मैंने सोचा कि इसके अलावा आपको नजर नहीं आ सकते। सो बाकी पोस्टुलेट्स को हम थोड़ा सा आगे से शुरू करते हैं, सही हो गया। सो इसको मिटा देते हैं नाम को, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम क्या पढ़े, सो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। केएमटी के 5 पोस्टुलेट हमने पढ़ चुके हैं, सही। ये चीज आपने याद रखनी है कि केएमटी के हमने कितने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं? 5 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, सही, ध्यान में रखिएगा। देखूं, हाँ जी बोर्ड मिट गया है, आपको क्लियर नजर आएगा, ध्यान से लिखते हैं। अब जो 6th पोस्टुलेट है गैसेस का, जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स of gas is known as mean free path. mean free path। देखें भाई स्टूडेंट्स, देखें कि जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होता है। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हमने तो ज्यादा बना लिए, उनके दरमियान का जो फासला होता है, इस फासले को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। समझिए, समझ गए स्टूडेंट कि कोई भी गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फासला होता है, उस फासले को आप लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ मीन फ्री पाथ। दैट इज कॉल्ड अ मीन फ्री पाथ। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको मिटा देते हैं और ज्यादा क्लियर तरीके से इसको थोड़ा और देख लेते हैं, सही है। अब 7th नंबर पे आपने कुछ चीजों के बारे में देखना है। हम कौन सी चीजें हैं कि याद रखिएगा, जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं उनमें जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली क्या होती है? इलास्टिक होती है। परफेक्टली क्या होती है? इलास्टिक होती है।
आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, एक होती है फिजिक्स के हिसाब से इलास्टिक कोलिजन, दूसरी होती है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में फिजिक्स में ये पढ़ते थे कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। यही चीजें आप पढ़ते थे। जी हाँ मैम, हम यही चीजें पढ़ते थे। उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में याद रखिएगा, एक चीज आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, दूसरी चीज कांस्टेंट नहीं रहती। तो यहाँ पर इनमें जो गैस पार्टिकल्स में जो कोलिजन है, उस ये परफेक्टली क्या होती है, इलास्टिक होती है। ये पोस्टुलेट ध्यान में रखिएगा। अब आप लोगों ने 8 पोस्टुलेट को समझना है। 8 पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है उसको। जब बच्चों इनमें इलास्टिक कोलिजन होती है, सो मैम आपने बताया नहीं कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है गैसेस के पार्टिकल्स में। गैसेस के पार्टिकल्स में इलास्टिक कोलिजन इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर ना ही एनर्जी गेन हो रही होती है और ना ही एनर्जी लॉस हो रही होती है। जब ना एनर्जी लॉस हो, जब ना एनर्जी गेन हो, तब हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन। और ये किसका पोस्टुलेट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। क्लियर हो गया। अब देखते जाएं। सो यहाँ पर आपने लिखना है नो लॉस गेन ऑफ एनर्जी। समझे या समझाऊं? देखें यहाँ पर मैम आपने क्या ही कर दिया है। सही। अब आगे चलते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ परफेक्टली तरीके से। जैसे ये परफेक्टली इलास्टिक है, आपको परफेक्टली तरीके से पढ़ना होगा। और गैसेस के मालूम है नो अट्रैक्शन एंड रिपल्जन फोर्सेस, के जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ना ही अट्रैक्शन की फोर्स होती है, ना ही रिपल्जन की फोर्स होती है। अट्रैक्शन मीन सेम, सेम होना। जैसे फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, तो इन सेम चार्जेस के दरमियान में रिपल्जन की फोर्स क्रिएट होती है। और अगर डिफरेंट चार्जेस हो, माइनस और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, इनके सेम डिफरेंट के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन कायम होती है। ऐसे ही इसके अंदर भी है कि अगर सेम गैसेस होंगी तो रिपल्जन काज होगी, डिफरेंट गैसेस होंगी तो अट्रैक्शन काज होगी। जरा ध्यान में रखिएगा बच्चों, पोस्टुलेट्स ध्यान में रखिएगा। पोस्टुलेट्स में से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि जब आप रियल गैस और आइडियल गैस का डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा काम देगी। सो इन चीजों को आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो उनका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ध्यान में रखें कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल, उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कि वॉल्यूम जो याद रखिए गैस के पार्ट वो ना होने के बराबर है जो वॉल्यूम पूरे कंटेनर का है। ये पोस्टुलेट किसका है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। ध्यान में रखें, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि जो गैस पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि कंटेनर के वॉल्यूम से वो बहुत ज्यादा कम होता है। कैसे मैम, आप कोई कहानी सुनाए, चले सुना देती हूँ बच्चों। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेंस पड़े हुए हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं बड़ा बना दिया, इसके इतना बड़ा बना दिया कि मैं पार्टिकल भी ना बना सकूं। तो देखें ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं बच्चों। ये तो दिखते भी नहीं है, इतने ज्यादा छोटे होते हैं और वॉल्यूम के कंटेनर के ना होने के बराबर होते हैं गैस के पार्टिकल। समझे, ये चीज आपने याद रखनी है। अब आपने क्या करना है, 10वां पोस्टुलेट लिखना है। 10वां पोस्टुलेट आपको क्या कहता है, ध्यान में रखिएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी
of the molecules is directly proportional to the average kinetic energy of the molecules। देखो आगे लिखना है नजर आएगा या फिर हम ऊपर से शुरुआत करें, जैसा स्टूडेंट्स आप लोग चाहें। सो देखें, इतना तो आपको यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। सो चलें इसको यहाँ से कर लेते हैं सही। थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा गलत हो गया था। अब मोबाइल आई थिंक आपको सही नजर आ रहा हो, साइड में जगह पड़ी है। सो हम ये चीज को कर लेंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जो मॉलिक्यूल्स का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बच्चों आपने याद रखेगा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आरजी कोलेसिस ड्राइव द काइनेटिक इक्वेशन। जो आरजे कोलेसिस था उसने बच्चों ड्राइव की काइनेटिक इक्वेशन, सही, वो भी आप लोग सुन लें कि आरजे कोलेसिस ने ड्राइव की, क्या ड्राइव की मैम, एक काइनेटिक इक्वेशन को उसने क्या किया, ड्राइव किया। किसने ड्राइव किया, याद रखिएगा आरजे कोलेसिस ने क्या ड्राइव किया, काइनेटिक इक्वेशन को क्या किया, उसने ड्राइव किया। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13 p m n c स्क्वायर। ये बच्चों इस तरीके से इसके ऊपर ये देखें, ये कुछ ऐसे आएगी, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, आरजी कोलेसिस ने काइनेटिक इक्वेशन के बारे में हमें बता देखो ये इक्वेशन आपको नजर आनी चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। सो बी प्रिपरेशन लेना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बी प्रिपरेशन लेना है, सही। सो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पोस्टुलेट भी हम लोग लिखेंगे। सो जरा उसको भी क्या करना है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, सही। सो वो भी यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आप लोग उसे कैसे मालूम करेंगे कि अगर आपको मालूम करनी हो स्टूडेंट मीन, मैं यहाँ पर लिख दूं, ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, ऊपर वाले को मिटा के लिख देती हूँ। ध्यान में स्टूडेंट रखना है, मैं बार बार अपने स्टूडेंट से यही कहती रहती हूँ कि भाई हर चीज को फील किया करो और उसे समझा करो। ये इंपॉर्टेंट है, खुद पीएमडीसी ने लिखा हो फिर कितनी इंपॉर्टेंट है। मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है उसका वो कैसे मालूम करते हैं, तो याद रखिएगा जैसे n1 c1 इसका स्क्वायर प्लस n2 c2 इसका स्क्वायर प्लस n3 c3 इसका स्क्वायर, आगे बच्चों सो ऑन आप n तक मालूम कर सकते हो, n1 प्लस n2 प्लस n3। क्लियर है माय स्टूडेंट, तो ये चीज आपने याद रखनी है, इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से बच्चों आपके अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं कि आरजी कोलेसिस ने ड्राइव की थी काइनेटिक इक्वेशन बराबर होती है 1/3 mnc स्क्वायर के, और सी ये बार है। अब बच्चों ये यहाँ पर m क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और ये c क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। ध्यान में आप लोगों ने ये चीजें रखनी है। ये है मास ऑफ, देखो नजर आएगा नहीं बिना वजह लिखूं,
ये नहीं नजर आएगा। देखिए m का मतलब क्या है, मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल, मोलिक्यूल्स। ये चीज याद रखिएगा कि आपको पता भी होना चाहिए कि वैल्यू मिली है वो किसकी है। डबल मॉलिक्यूल का मास होगा तो नहीं, मास होना चाहिए सिंगल मॉलिक्यूल का। और ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये n शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। सही हो गया बच्चों, दिस इज एवरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और आपकी एमडीकेट और रीकेट के स्टूडेंट बी प्रिपरेशन रहे, जितने भी हाँ, और भी मेरे पास पोस्टुलेट हैं जो कि मैं बताना चाहूंगी। अगर आप रेडी हो तो बिल्कुल रेडी होंगे, क्योंकि वो पोस्टुलेट्स भी कहीं कहीं आ जाते हैं, वो हमारी बुक के अंदर तो नहीं है लेकिन वो आपको पढ़ने चाहिए। सो मैं आपको वो भी थोड़ा सा ना दिखा देती हूँ उन पोस्टुलेट्स का भी रिव्यू, ताकि आप हर चीज से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सही हो गया। सो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला था, इसे भी आप लोगों को मैंने समझा दिया। क्योंकि बच्चों मैं आपको बताती रहती हूँ, कोई भी चीज पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट को फील करते हुए पढ़े, जब तक फील नहीं करेंगे कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला आप लोगों को। सो यहाँ पर देखिएगा, मेरे ख्याल से 11वां पोस्टुलेट होगा। देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होता है वो फाइनाइट होता है। गैसेस ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, फाइनाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है गैसेस का वॉल्यूम। आपको पता है कि नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द कंटेनर, लेकिन जो क्यूबिक मीटर होता है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, एक्सपेरिमेंट से हमने उसे क्या किया है, कैलकुलेट किया है। सो वो देख लेते हैं। वैसे वॉल्यूम क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब के ना होने के बराबर होता है गैसेस का, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट से क्यूबिक मीटर के अंदर, क्यूबिक मीटर मतलब के वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद मिली है 3 मल्टीप्लाई 10⁻25 के जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर जो क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। याद रखिएगा 11वां पोस्टुलेट कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज साइज आर वेरी सिमिलर, साइज आर वेरी सिमिलर। कितना सिमिलर होता है ये वैल्यू भी एमडीकेट में आ सकती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। समझे या समझाऊं? सो यहाँ पर 13वां पोस्टुलेट भी है क्या मैम, 13वां पोस्टुलेट भी है क्या, गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल विच कैन साइ, हाँ, all mechanics laws are obeys काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑल मैकेनिक्स के लॉ ओबे करती है। कौन कौन से लॉ, मैकेनिक्स का मतलब है न्यूटन्स के लॉस को फॉलो करती है। और न्यूटन्स के लॉ एमसीक्यूज याद रखेगा यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह लगते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पता होगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उसको चलाने के लिए तुम्हें उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, ये बॉडी है, तुम्हें इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर वो बॉडी मूव। अगर कोई बॉडी चल रही है उसको रोकने के लिए भी तुम्हें फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो लाजमी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, अगर किसी पर तुम एक्शन करोगे, जैसे तुमने किसी को थप्पड़ मारी तो तुमने एक्शन किया, और वापस किसी ने तुम पे थप्पड़ चलाई तो तुमने रिएक्शन किया। सो ये जो पोस्टुलेट है, दिस इज योर लाइफ की फ्यूचर आप लोगों का। सही हो गया मेरे बच्चे। इसके अलावा आप लोगों को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से कोई सवाल नहीं आएगा। मैंने जो पढ़ाया है मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, ये तो भाई कोई भी नहीं बताएगा आप लोगों को। ये 3 पॉइंट्स ये भी आप अपनी जहां पर लिख रहे हैं या फोटो ले लें। नोट्स तो मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप नोट कर जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाए। टाइम कम रह गया है तो अब आगे चलते हैं। सही हो गया। अब स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस करने के बाद क्लियर करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं।
बच्चों पहला हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ज्यादा प्यारा लॉ, जो कि आप केमिस्ट्री में भी एक बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हें पता है डिटेल की बातें करते हैं, नो बकवास ओनली कॉन्सेप्ट। सही। अब बॉयल्स लॉ तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों? बॉयल्स लॉ तुम्हें रिलेशनशिप बता रहा है। ये नहीं कि हम बच्चों की तरह डेफिनेशन छापते जाएंगे यहाँ पर तुम्हारी बुक के अंदर लिखी हुई है, भले किसी भी बोर्ड की बुक हो, तुम वहां से पढ़ लो। लिखोगे क्या? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। क्लियर है? बस ये डेफिनेशन है। सो हम इसे मैथमेटिकली फॉर्म में इसको क्लियर कर लेंगे। देखें, वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब आपको तुम्हें पता है कि जब भी तुम डायरेक्टली का साइन हटाओगे तुम्हारे पास एक कांस्टेंट आएगा। बिल्कुल तुम जानते होगे, बहुत वाकिफ होगे कि ये है वो कांस्टेंट। तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये तुम्हारा रिश्तेदार है। सही। और रिश्तेदारों को कौन भूलता है भाई? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पी। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? तो ये रिलेशनशिप आपने क्या करना है? याद रखना है। सुशन यहाँ पर देखें, मैं एक बार यहाँ से भी देख लूं थोड़ा सा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ स्टूडेंट्स आप इसे सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए सही रहेगी। पी वी इज इक्वल टू के। सो दिस इज अ रिलेशनशिप, इसे तुम लोग देख लो। और जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी है उसको भी हम देखेंगे। वो नहीं कि आप भले मैम ने पढ़ाया नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। सही है। सो ये चीज तुमने क्लियर याद रखनी है। अब अगर तुम्हारे पास एमसीक्यूज आ जाता है ना, कुछ ऐसा रिलेशनशिप, तो बॉयल्स लॉ का एक ये भी फॉर्म देखें, मैं समझा देती हूँ ना बच्चों, जैसी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ये कंटेनर है, देखें ये कंटेनर है, इस कंटेनर का ये प्रेशर होगा इसके अंदर, और ये कंटेनर के पास इसका वॉल्यूम भी होगा। अब इस कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? सो यहाँ पर इसका क्या है? वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है। सो ये इसकी क्या इनिशियल कंडीशन है? इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर कम था, तो इसे V1 और इसे P1 कह देते हैं, आपको बताइए। और ये फाइनल है तो V2 और इसे P2 कह लेते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर इजिली आप इसका ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू P1, V2 इज इक्वल टू P2। तुम भाई ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे लिखते हो। क्लियर हो गया? सो ये भी रिलेशनशिप, मेरा डस्टर कहाँ गया, ये भी तुम लोगों ने देखना है। सही। और बॉयल्स लॉ तुमने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें तुम कुछ नई चीजें भी पढ़ोगे। अगर तुम्हारी बेसिक क्लियर नहीं है तो वो भी चीजें तुम पढ़ोगे। अगर हम इसके ग्राफ देखना चाहें ना स्टूडेंट, ग्राफ आते हैं टेस्ट के अंदर, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब तुमने ये याद रखना है, ये ग्राफ है वॉल्यूम का और प्रेशर का। अब यहाँ पे तुमने देखना है दोनों क्वांटिटी से एक दूसरे की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ग्राफ क्या मिलेगा? कर्व लाइन में मिलेगा, कुछ इस तरीके के। और ऐसी कर्व को आप कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको तुम कहते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला कहीं कहीं बहुत अच्छी बुक करके पैसे लिए गए हैं, बुकें बनाकर, उसमें लिखा होता है कि भाई ये पैराबोला, ऐसा नहीं है। अगर कोई टीचर बताए उसी वक्त उसे रोक लेंगे, भाई तुम गलत ना बताओ कि ये जो ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, उसका रेक्टेंगुलर जो लाइन बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये चीज तुमने याद रखनी है। और याद रखिएगा बॉयल्स लॉ एक तरह का आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों है? सवाल ये है क्यों मैम आप इधर आइसोथर्मल की हेडिंग डाल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये सारा फेनोमिना तुम्हारा चल रहा होता है। क्लियर हो गया? और इस कर्व को आप आइसोथर्मल कर्व भी कह सकते हैं, आइसोथर्मल कर्व भी तुम लोग कह सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे लिखते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। सही हो गया?
अब एक ग्राफ जो कि टेस्टिस के अंदर आता है, ये तो तुम्हें सब बताते हैं, एक प्रेशर और 1/V के बीच में होता है, तो वो ग्राफ हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है? ये है तुम्हारा बॉयल्स लॉ, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें से सवालात आते हैं, वो 2-3 आए हैं एमडीगेट में, वो मैं आपको करा देती हूँ। वैसे आपका टॉपिक क्या है क्लियर है? अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, वरना हम आगे चलेंगे। सही है? ओनली कॉन्सेप्ट नोट बकवास। सही हो गया रे? यहाँ पर देखिएगा, शायद आप लाजमी फीडबैक दिया करें, इतनी मेहनत बच्चों आप लोगों के लिए गर्मी में करते हैं, तो देखिएगा आप लोग खुद ही सोच लीजिएगा। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स को ना बहलावा दिया जाता है, वो मैं आपको नहीं रखना चाहूंगी उसके अंदर, ओनली कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये सवाल देखें थोड़ा सा, आपको खुद ही पता चलेगा। ये सवाल एमडी गेट में आया है, कौन सा कब आया था मैं नीचे लिख दूंगी कि इफ द इनिशियल प्रेशर इज सॉरी अब कुछ इस तरीके से है, लेकिन मैं यहाँ सीधी जुबान में लिख देती हूँ कि प्रेशर ऑफ इनिशियल कितना है पी नोट, एंड वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर, वी नोट दिया हुआ है। सही, वी नोट और प्रेशर को पी नोट। क्लियर है? उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट पर, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि बॉयल्स लॉ। तुमने समझना कैसे ये कौन सा लॉ है, तुमने टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट होगा चार्ल्स लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में, एवोगैड्रो लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, उसका कोई सही ग्राफ नहीं है। उसके बाद अगर हम एक और ग्राफ पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सही है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर फाइनली वो चेंज होता है, उसका प्रेशर 5 नोट फाइनल कंडीशन में होता है, बढ़ जाता है। और तुमने बताना है कि उसका फाइनल वॉल्यूम क्या है, वो तुम बताओ बस, ओनली कॉन्सेप्ट बताओ तुम लोग। सवाल कह रहे हैं तो तेरे मेरे बच्चे आप इसे सोल्व आउट करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, अभी हम रिलेशनशिप पढ़ा है, P1 इज इक्वल टू V1, कहाँ गया भाई, P1 इज इक्वल टू V1 है ना, V1। अब तुमने कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे P1 इज इक्वल टू P2 ही यहाँ पर कर लेते हैं, और इधर हम V2 इज इक्वल टू V1 कर लेते हैं। मैम आपने V2 ऊपर लिखा है, V1 नीचे लिखा है, ये सवाल सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। ऐसे स्टूडेंट्स V1 की रकम उधर लिख देते हैं, फिर सवाल गलत हो जाता है, फिर बोलते हैं कि गलत हो गया मैम। अब देखें, अब तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर कितना है, यहाँ पर मैं सोल्व करती हूँ। इनिशियल प्रेशर तुम्हारे पास कितना है, P नोट, और P2 तुम्हारे पास कितना है, 5, तो तुम यहाँ पर 5 लिखोगे, 5 P नोट। क्लियर हो गया? अब तुमने V2 मालूम रखना है, करना है तो यहाँ पे V प्राइम लिख सकते हो। अब जो तुम्हारे पास इनिशियल वॉल्यूम है वो तुम्हारे पास कितना है, सिंपल V है। क्लियर है? अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो V प्राइम है वो तुम्हारे पास क्या आएगा, 5V आएगा। इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं? इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं? इसे सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई तुम कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। सही, यहाँ पर तुम इसे V नोट अपॉन 5 कर दो तो थोड़ा और बेस्ट रहेगा। सो ये इसका क्या है आंसर, ऐसे पूछा गया था, ए ऑप्शन में दिया गया था V इज इक्वल टू V नोट अपॉन 5, और B में दिया गया था V नोट इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से, C में गया था भाई बोथ तुम दे दो, D में नन। तो तुम समझदार हो गए, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए जाते कंपटीशन वाले, कि कंपटीशन वाले सीधा सीधा बॉयल्स लॉ पढ़ा दिया जाता है। सो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब तुम दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो चले, जिंदगी में क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है। अब देखिए दूसरा जो सवाल आता है वो आता है कि एक गैस है जिसका टेम्परेचर तुम्हारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एक सिलेंडर के अंदर है, किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर,
उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, रकम को चेंज कर लेते हैं सवाल वाली को, 4 लीटर। उसके बाद प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर को देखो ना तुम, 100 नैनोमीटर्स। क्लियर है माय बच्चे। उसके बाद यहाँ पर इफ द गैस इज कॉम्प्रेस्ड, इफ द गैस इज कॉम्प्रेस्ड, गैस को हमने दबा दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, ये हम करते ही है सेम कांस्टेंट प्रेशर पर। भाई प्रेशर को तूने कांस्टेंट कर दिया, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर P2 कितना है भाई, तू कहाँ है, कितना है 150 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर स्क्वायर। सही हो गया। अब तू मेरे बच्चे इसे करेगा सोल्व, कैसे करेगा वो मुझे बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर सोल्व तुमने करना है, कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। अभी मैं तुम्हें बॉयल्स लॉ पढ़ा चुकी हूँ और क्लियरली तुम्हें पता भी होगा। यहाँ से तुम खुद ही देख रहे हो कि देखो गैस को कंप्रेस किया, कितना टेम्परेचर था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, सही है, यही है फिर उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है। तुम्हें क्या मालूम करना है वो देखो, तुम्हें V2 मालूम करना है, V2 मालूम करना है सिंपलीफिकेशन में, V2 का फिर उसके बाद तुमने बस ये तुमने मालूम करना है। और तुम्हें और यस, जब भी तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम दे रहा हो, तुमने उसका डिफरेंस लास्ट में निकालना है, इनिशियल में से फाइनल मालूम करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 आप कर ले या मैं कर लेती हूँ। अब देखें वॉल्यूम इनिशियल है, तुम जल्दी जल्दी करो, 4 लीटर। जी हाँ, P1 तुम्हारे पास है 100 नैनोमीटर स्क्वायर, P2 तुम्हारे पास इंतजार कर रहा है 150 है ना, या 150 है, देखें यहाँ पर 150 है। P2 हमारे पास है 150 नैनोमीटर का स्क्वायर हो गया भाई। तुमने V2 मालूम करना है सिंप्लीफिकेशन के साथ, सिंप्लीफिकेशन के साथ। अब सिंप्लीफाई तुम इसे V1 लिखो या V1 ना लिखो, तुम इसे प्राइम कर दो, या अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो तुम लिख सकते हो। सही हो गया। अब तुम इसे यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, इस यहाँ इस वाली जगह से। तो चले V1 इज इक्वल टू सॉरी P1 इज इक्वल टू P2, V2 इज इक्वल टू V1। तुमने मालूम क्या करना है, V2, P1 तुम्हारे पास कितना है 100, P2 तुम्हारे पास कितना है 150। सही कर रहे हो ना भाई। V2 तुमने मालूम करना है तो तुम इसको ऐसे कर लो, V1 तुम्हारे पास कितना है 4 है। अब तुम्हें ट्रिक बताती हूँ, बिना कैलकुलेटर के हल कर लोगे। अंडे से अंडे को मार दो, बाकी तुम्हारे पास कितना बचा 15। और यहाँ तुमने ट्रिक लगाओ, 15 कितनी बार आता है 5 के टर्म में 3 बार, यहाँ पर 10 कितनी बार आता है 2 बार। सही है, 2 बार आता है ना, क्या कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 का टेबल लगाएं तो यहाँ पर आएगा ये 5 बार, अगर 3 का टेबल लगाएं तो ये 3 बार आएगा। ये अब तुमने डिसाइड करना है कि तुमने क्या करना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या सोचते हो तुम, यहाँ पर 5 का टेबल लगना ज्यादा सही नहीं होगा, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 2 बार। सही हो गया। अब देखो 2 4 क्या हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/3। क्या तुम रेडी हो। तो यही भाई हमेशा याद रखिएगा, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। ये क्यों आएगी ये मुझे आप कमेंट के अंदर बताएंगे। सही है। अब ये तुम्हारा V2 आ गया, लेकिन वो V2 नहीं पूछ रहा, वो डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस यहाँ पर मैंने आगे सवाल भी कंटिन्यू रखना है, वो तुम्हारा डिफरेंस पूछ रहा है किसका, जो नया वॉल्यूम होगा उसका। सही हो गया। अब तुम डिफरेंस कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले वाली रकम है 8/3, पहले वाले कितनी है 4 लीटर। अब यहाँ पर हम 3 का एक्सपोनेंट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। अब ये 3 बार 3, ये 8 बार आ गया माइनस, क्योंकि ये 3 से किया तो 3 से तुम्हें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि तुम डिवाइड में दोनों एक्सपोनेंट को सेम, 4 3 था 12 हो गया। ये कितना हो गया 4/3 माइनस 4/3, ये आया मीटर क्यूब में। लेकिन अगर एग्जामिनर तुम्हें डीएम क्यूब में देता है तो तुम्हें याद रखना है, एक डीएम क्यूब बराबर होता है सॉरी 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 100 डेसीमीटर क्यूब के। क्लियर है। अब तुम यहाँ पर सिंपल, यहाँ तुम अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई 10⁻³ डीएम क्यूब भी कर सकते हो। सही है। सो यहाँ पर तुम इजिली लिखो -4/3 डीएम
10⁻³ dm³। सही है मेरे बच्चे। सो ये दोनों तरीके से तुम्हें करके दिखा लिया, तुम इसे नोट कर लो, नोट करो, छापो, जो भी करो। अब चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। चार्ल्स लॉ भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बोल रहा है कहाँ गई मैम आप, मैम आप कहाँ गई है। मैम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही है, क्योंकि बच्चे ना, देखो भाई तुम्हें इतने आसान कभी भी बॉयल्स लॉ के सवाल नहीं दिए जाएंगे, ओनली कॉन्सेप्चुअल दी जाएंगे। मैं थोड़ा इंक डाल लूं, कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स आपको दी जाएंगे। सो सिंध के बच्चे समझते हैं कि बुक इतनी आसान लिखी हुई है, सवाल यहाँ से आएगा, नहीं। याद रखिएगा तुम्हारा बनाने वाला स्कूल का टीचर भी तुम्हें ये डिफरेंट ही तरीके से देगा, डिफिकल्ट तरीके से, तो बी प्रिपरेशन रहो तुम। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भाई ये बच्चों जैसे लॉ है, तुमने इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वो भी बहुत डिटेल में। ये भी हमें जवाब दे रही है इंक बेचारी, तो तुम्हें भी भर लेते हैं हम, वरना तुम जवाब दे दोगी और जवाब मुझे पसंद नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन ये है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। कैसे लिखोगे भाई तुम, वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, और तुम कांस्टेंट हटाओगे तो तुम्हारे पास KT आ जाएगा। क्लियर है भाई, तू क्लियर है। अब यहाँ तुम ऐसे भी कर लेते हो, इसे तुम ऐसे भी कर लो ना, VT इज इक्वल टू कांस्टेंट भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है तुम इसे कैसे करते हो। सही, फिजिक्स ओनली एग्जिस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट। यहाँ तुम जैसे कंटेनर लो और ये कंटेनर ले लो, इसका टेम्परेचर तुम इसको दे रहे हो थोड़ा, और इसको अब तुम टेम्परेचर दे रहे हो थोड़ा ज्यादा, तो हम कहेंगे कि ये इनिशियल कंडीशन है। इसे वॉल्यूम कहाँ गया मैम, ये V1, इसे V2 कह लो, इसे T1 कह लो, इसे T2 कह लो। सही हो गया। तो ऐसे कंडीशन आप चेंज कर सकते हैं, और याद रखिएगा इसके अंदर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ के अंदर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसकी एक और रिलेशनशिप बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2, T1 इज इक्वल टू T2। सही, इसका एक रिलेशनशिप आप ये याद रखिए। सही हो गया। ओनली कॉन्सेप्ट, नोट बकवास, बकवास है ही नहीं। अब देखें, ग्राफ को तुम समझो, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम ग्राफ को समझना। चार्ल्स लॉ के ग्राफ एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, और इनकी टेसिस के अंदर हद की होती है। देखो इसका कोई सवाल आया है आपके टेसिस के अंदर, बिल्कुल काफी ज्यादा सवाल आपके टेसिस के अंदर आए, और हम इन सबको क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। किसके स्टूडेंट्स है भाई, हम मैम टीच दुआ के स्टूडेंट्स है। सो हम कॉन्सेप्ट को फील करते हुए चलेंगे। तो चलें, अब तुम देखो यहाँ पर, अब ये ग्राफ यहाँ पर हमने, और याद रखिएगा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस कंटेनर का साइज इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया। सही हो गया। अब ये ग्राफ है, यहाँ पर हम टेम्परेचर रखते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम रखते हैं। क्लियर। अब मैंने यहाँ से टेम्परेचर को, टेम्परेचर किसमें, केल्विन के अंदर। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, तुम्हें केल्विन के अंदर दे रहा है या तुम्हें किस तरीके से दे रहा है। सो इसका जो ग्राफ होगा चार्ल्स लॉ का, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन रख रही हैं। और इस ग्राफ को तुम क्या बोलोगे, आइसोबार ग्राफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर तुम्हें दिख रहा है। सही है, ये चीज याद रखनी है। याद रखिएगा चार्ल्स लॉ में तुम्हें हमेशा कांस्टेंट प्रेशर दिखेगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन है, टेम्परेचर केल्विन है, और यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन है और वॉल्यूम सिंपल है, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों जीरो हो सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको इसका ग्राफ सेंटीग्रेड में दिया जाए, सो सेंटीग्रेड में वॉल्यूम यहाँ पर जीरो नहीं होता, फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है चार्ल्स लॉ का, कुछ ऐसे ग्राफ स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, हम वॉल्यूम को जीरो करने के लिए इस ग्राफ को पीछे की तरफ भी क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ताकि वॉल्यूम जीरो हो जाए।
यहाँ पर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये हम आइडियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस को पढ़ रहे हैं, रियल गैस नहीं है, याद रखिए आइडियल गैस है। सो आइडियल गैस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है सेंटीग्रेड में, और वॉल्यूम तो V है। अब जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रहा है, लेकिन पीछे तुमने एक्सटेंड किया है क्योंकि तुम वॉल्यूम को जीरो करना चाहते हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, बट यहाँ पर वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, भले टेम्परेचर जीरो हो जाए वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम को जीरो करने के लिए तुम इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करते हो, -273.16 सेंटीग्रेड, यहाँ पर आके टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में, और यहाँ पर आके वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, जीरो। बच्चों ये रियल गैस है, रियल गैस 0 केल्विन पर आके वॉल्यूम जीरो हो जाता है। लेकिन बच्चों रियल गैस तो इससे पहले ही क्या हो जाती है, एवापोरेट हो जाती है, अगर रियल गैस की बात करें, लेकिन आइडियल गैस फिर भी चलती रहती है। एक ग्राफ है जो हर टेस्ट में धूम मचा देता है और किसी को पता नहीं होता। देखें ये आपके बैंकिंग के टेस्ट के अंदर भी आता है ये वाला। तो देखिए ये वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पर हम ले रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तुमने इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से। अब उसके बाद यहाँ पर ग्राफ है V/T का, इसका V/T का वॉल्यूम और प्रेशर को नीचे कांस्टेंट रख दिया। अब तुम्हें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये देखो तुम्हें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये सारी कॉन्सेप्ट वाली चीजें बचा ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, अदर प्रोविंस की बुक्स के अंदर लिखी हुई है, लेकिन आपको इसको प्रिपेयर करना है। अगर एमडीकेट क्लियर करना है इसको कॉपी करें, नोट करें। ये था वॉल्यूम। देखें केल्विन जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का, आपको पता है। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन बनेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक आइसोबार ग्राफ बनेगा, और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में तो तुम्हें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर वॉल्यूम ये है, प्रेशर तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है, ग्राफ V/T का है, तो तुम्हें कुछ इस तरीके की लाइन तुम्हें एक्सटेंड हुई मिलेगी। ये सारे तुमने याद रखने हैं। अब आगे इसका कुछ सवालात हैं, कितने दिए हुए हैं सवालात को देख लेते हैं। माशाल्लाह से इसके 3 सवालात हैं टेस्ट इसके अंदर, जो भी जितने भी हुए आज तक। तो चलें इसको करते हैं सवाल। बच्चों मैं होमवर्क भी तुम्हें दे दूंगी, अगर हो सके तो तुम्हें सॉल्व भी करा दूंगी। इससे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चले कर लेते हैं। पहला सवाल तुम्हें दिया हुआ है, प्रेशर गिवन मास, प्रेशर गिवन मास, उसके बाद है गैस फिल्ड इन वेसल, गैस को फिल किया गया किसी भी वेसल के अंदर, सही। उसके बाद वॉल्यूम एट कांस्टेंट, वॉल्यूम वहां पर क्या था, कांस्टेंट था, सही। उसके बाद टाइम रिड्यूस्ड 1/3, टेम्परेचर वहां पर टेम्परेचर ये ना कांस्टेंट टेम्परेचर रिड्यूस्ड हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर रिड्यूस्ड हो गया 1/3 तक। उसके बाद इनिशियल वैल्यू, अपनी इनिशियल वैल्यू से ऐसे सवाल बच्चों आते हैं हर एग्जाम में, अकेला एमडीकेट नहीं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं। फाइंड द परसेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम, तुम्हें फाइंड करना है परसेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम। मुंह मत खोलना, सही है, कॉन्सेप्ट देखना। मैं समझाऊंगी ऐसा कि तुम्हारी नस्लों तक को क्लियर हो जाएगा। देखें प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, एक वेसल है और उस वेसल के अंदर प्रेशर क्या है, फिल हुआ है। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है। लेकिन जो तुम्हारा प्रेशर है, प्रेशर जो तुम्हारा है वो 3rd टाइम रिड्यूस हो रहा है, 3rd टाइम रिड्यूस हो रहा है अपने इनिशियल वैल्यू से। अब बताओ तुमने फाइंड करना है
परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम, परसेंटेज। यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल चेंज भी एमसीक्यूज के अंदर दिया जा सकता है मेरे बच्चे, फ्रैक्शनल चेंज भी दिया जा सकता है। अब तुमने यहाँ पर लगाना है कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर वही तुम यहाँ इक्वेशन ले आओगे। कुछ ध्यान से सुनना, ये नहीं कि तुम मजाक समझो, यहाँ पर किसी भी चीज को तुम यहाँ पे मजाक समझो। ये आई थिंक स्टूडेंट्स ये हमारा वो है बॉयज लॉ वाला सवाल ही है, और मैंने 4 लॉ में लिख दिया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए था। ये मैं शायद आपको नहीं करवाया मैंने, हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करवाया, करवा दिया है आप लोगों को। तो ये मैं रिमूव करती हूँ, क्योंकि ये हमने कर लिया है पहले भी, आप लोग देख सकते हैं, ये हमने कर लिया। 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 1 लीटर है किसका, इसमें होगा आइडियल गैस का, सही। प्रेशर, उसके बाद इसमें टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल पूछा गया इज हीटेड अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इज हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद टिल रीच, फिर वो पूछ गया अपनी रीच तक, कहां पर पहुंच गया 297 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। तुमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम, और तुम मुंह मत खोलना, कॉन्सेप्ट को समझना, सही। ये है तुम्हारा चार्ल्स लॉ का रिलेशन बताया था, V1 इज इक्वल टू V1, T1 इज इक्वल टू T2। अब सिंपलीफाई, तुम्हें क्या कहा गया है कि 1 लीटर है किसी भी आइडियल गैस का, टेम्परेचर तुम्हें दिया गया है, हीट शीट किया है, एक कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसका मतलब ये ट्रिक है कि ये चार्ल्स लॉ ऐसे पहचानना है। उसके बाद फिर एक टेम्परेचर है, इतना है, तो तुमने सिंपलीफाई क्या मालूम करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना। तो सिंपल तुम्हें क्या कहा गया है कि तुम वॉल्यूम को फाइंड करो, कोई चेंज वेंज का तुम्हें नहीं कहा गया, तो तुमने नहीं फाइंड करना, सही। अब तुम टेम्परेचर को पहले केल्विन में चेंज करोगे, 27 में 273 लगा, कितना बच जाएगा टेम्परेचर, ये 300 केल्विन T1 वाला। T2 वाला 297, 273 के अंदर करेंगे, ये 10 हो गया, ये 17 हो गया, ये 4 और ये 5, 570 हो गया। तो T2 कितना हो गया 570 केल्विन। पहले ये चेंज कर लेना, वरना सवाल गलत करोगे। उसके बाद तुमने क्या करना है, वॉल्यूम V1 है, V1 वॉल्यूम है, तो सिंपल तुम इसे V कर दो, V स्लैश कर दो इसे, जो कि तुम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर V1, T1 कितना दिया हो तुम्हें 300, T2 दिया हुआ तुम्हें 570, अंडे से अंडे को मार दो, तुम करोगे भी क्या, और यहाँ पर क्या है 57। यहाँ पर थोड़े करने में मिस्टेक तो नहीं होगी, जरा देख ले यहाँ पर, नहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमें, लेकिन आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अब ये जो 300 और यहाँ पर 570 आया, इसे रिवर्स कर लो, 570 को ऊपर ले जाओ, 300 को नीचे ले आओ। अब 0 से 0 को तुम मार दो, 0 से 0 का तुम मार दो, सही है, क्लियर है। पर तुम ऐसा करो कि इस बार तुम 0 से 0 को मत कत्ल करो, तो अगर तुम इसको कत्ल करोगे तुम्हारा सवाल सोल्व नहीं होगा, सही। अब देखो 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है बताओ, 6 बार आता है, बाकी कितना बचा तुम्हारे पास, 6 बार आया ना, 5 के टेबल में ये 6 बार ही आता है। चलिए 3 का लगा के देखते हैं, 3 1 3, यहाँ पर 100 लगा लेते हैं, सही कर रहे हैं ना बिल्कुल, हाँ जी भाई 6 ही आएगा, क्या है की बातें लगा कर बैठे हुए हम। उसके बाद शेष यहाँ पर 5 1 5, 5 1 5, यहाँ 2 इसको दो, कितनी बार है 4 बार, 144 अपॉन 6 आ गया, 6 1 6, 6 मैम अभी इसको ऐसे कैंसिल मत करें, देखो यहाँ तक हमारा क्लियर जा रहा है, 6 1 6, 6 2 12, ये 24 कितनी बार आता है 4 बार आता है, यहाँ पर आ गया 24। अगर तुम इसमें लिख रहे हो तो 2.4 लीटर लिख दो, डीएम में चेंज करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये तुम नोट करो, नोट कर ले जी हाँ, नोट कर ले, नोट कर ले, कर ले कर ले कर ले कर ले। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, 2 सवाल करें ना,
भाई तुमने कॉन्सेप्ट को देखना है और फील करना है। कॉन्सेप्ट को तुमने फील नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब देखें, जितने भी अच्छे टीचर के पास पढ़ लो। अब देखो भाई, एक परफेक्ट गैस है, बिल्कुल परफेक्ट गैस, उसका तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इज हीटेड अ कांस्टेंट प्रेशर, ज्योमेट्रिक मिल गई 4 स्लाइड, हीटेड अ कांस्टेंट प्रेशर। सही हो गया भाई। उसके बाद है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस विल, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज, तो बताएं गैस विल इंक्रीज, कितनी गैस इंक्रीज होगी। यानी एक परफेक्ट गैस है जिसका टेम्परेचर तुम्हें 27 सेंटीग्रेड है, कांस्टेंट प्रेशर है, तुम्हें बताना है कि कितनी तुम्हारी जो गैस है वो क्या होगी, सिंपल इंक्रीज होगी। समझ आया। इट्स वॉल्यूम इज हीटेड अ कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद बच्चों, ये मैंने सवाल ना थोड़ा सा सही नहीं लिखा, कांस्टेंट प्रेशर सो डबल इट्स वॉल्यूम, सो डबल इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम से डबल कर दे, डबल इट्स वॉल्यूम। और उसके बाद इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस विल, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो बताएं गैस क्या होगी, गैस विल, गैस क्या होगी, गैस क्या होगी, ये तुमने बताना है। यानी कि तुमने गैस का, यहाँ पर तुम्हें ट्रिक मिल रही है कि तुम्हें वॉल्यूम ही बताना है। देखो भाई, तुम्हारा परफेक्ट गैस थी, तुम्हारे पास टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब तुम उसे हीट करो, कांस्टेंट प्रेशर है, उसका मतलब इंक्रीज टेम्परेचर कितना हो रहा है। अगर वॉल्यूम को तुम डबल कर दो तो कितना, वॉल्यूम को अगर डबल कर दो, देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि वॉल्यूम को तुम डबल कर दो, बताए टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ऐसे ही पूछा जा रहा है ना, कि टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना इंक्रीज होगा, ये तुमने बताना है। सही, सिंप्लीफाई तुम यहाँ पर चार्ज लगा लो, P1 V1 इज इक्वल टू V2, T1 इज इक्वल टू T2। सही हो गया। V यहाँ पर सेम ही है इनिशियल, और फाइनल तुम्हारे पास है 4 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद तुम 4V लिख दो, V से V यहाँ पर मार दो। उसके बाद तुमने T2 मालूम करना है, तो T की जगह पहले से केल्विन में चेंज करो, 273 27, ये हो गया 10 या 8, ये भी हो गया 10, ये हो गया 300 केल्विन। और यहाँ तुम T2 ऐसे ही लिख लो। अब 300 यहाँ पर क्या है, सिंपल 300, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है ना, डबल का मतलब है 2। सही है। उसके बाद यहाँ ये दोनों आपस में आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600 केल्विन। लेकिन तुम्हें यहाँ से पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। तुमने सिंपल टेम्परेचर कितना इंक्रीज, तुम डिफरेंस करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, T2 तुम्हारे पास है 300 को माइनस करोगे 600 से, बाकी तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर का 300 केल्विन। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, तो बी प्रिपरेशन रहना है। अब चले आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। देखें, देखूं भाई टाइम कितना हो रहा है, अल्ले 2:55 हो गए, कब की लगी हुई, 3 होने वाले हैं, यानी कि 3 होने वाले बच्चे। अब तुम एवागेड्रोस लॉ को पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एक लॉ को पढ़ें जिसे आप कहते हैं, मैं इंक थोड़ी सी डालूं, गैर-ल्यूसिक लॉ। ये ना टेस्टिस के अंदर बहुत ज्यादा आता है और बच्चों को पता है नहीं, आसान होता है ये गैर-ल्यूसिक लॉ। देखें, इसे आप कहते हैं गैर, ये भी एक बार पढ़ लें, ल्यूसिक लॉ, ये टेस्टिस के अंदर आता है, गैर-ल्यूसिक लॉ। ये जो गैर-ल्यूसिक लॉ है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसमें जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, किसके साथ होता है, टेम्परेचर के साथ। जैसे चार्ल्स लॉ है, ऐसे ये वाला लॉ भी है कि इसमें जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, टेम्परेचर। द प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। अगर आप नोट्स बना रहे तो ये छाप लें। उसके बाद अगर आप कांस्टेंट इसको हटाएंगे डायरेक्टली तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। सही हो गया, बस यही है इसके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके आ जाते हैं ग्राफ, जो कि स्टूडेंट को जलील करने पर बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। तो वैसे ग्राफ को आपने समझना है,
तो हम आपको सारे ग्राफ्स करवाएंगे क्लियरली तरीके से, तो हम थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो चलें बच्चों, ये ला बेसिक्स होता है, इसमें से ना ग्राफ आते हैं। टीचर अक्सर बोलते होंगे तुम्हें ग्राफ में से एमसीक्यूज दूंगा, तो बस यहीं से आएंगे, उसके अलावा कोई ग्राफ नहीं होता है। अब देखें, ये है टेम्परेचर, ये है प्रेशर, इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब वॉल्यूम कहीं पर कांस्टेंट हो जाए तो इसे आप कहते हैं आइसोकोरिक ग्राफ। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? वो आइसोबैरिक था जो कि पिछले हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर केल्विन में हो तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से होगा, सही, बिल्कुल ओरिजिन से लाइन शुरू होगी। क्लियर है? उसके बाद अगर आपका ग्राफ, दिमाग लगाइएगा ना, यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। अगर P और T आए और यहाँ P और T आ जाए, सो ग्राफ बिल्कुल स्टूडेंट ऐसे बनता है। ये एमसीक्यूज आते हैं। और अगर स्टूडेंट यहाँ पर P और T आ जाए और नीचे डिवीजन में P अपॉन T आ जाए, सो ग्राफ याद रखिएगा कुछ इस तरीके का होता है। ये एमसीक्यूज में अक्सर ग्राफ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ को देखिएगा, ये है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और ये है प्रेशर। अब जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और पीछे से एक्सटेंड हो जाएगा। ये देखो, तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है? नहीं, बाद में रिक्वेस्ट ना करते फिर। चलें, इसमें से सवाल क्या आता है थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं, बाकी ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैं पानी पी लूं, आप थोड़ा सा नोट कर लें यहाँ पर। क्लियर है मैम? आप तो रेस्ट ही नहीं करती, बस क्या करूं, सपोर्ट कीजिएगा। सो यहाँ पर देखें, बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना है टॉपिक्स में, और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना। अब चले मैम, एवागेड्रोस लॉ से पहले थोड़ा सा इसको कर ले, एक एमसीक्यूज ही कर लेते हैं। चले, इसका ज्यादा नहीं है इसका, कि प्रेशर ऑफ द गैस इज फिल्ड इन द क्लोज कंटेनर। अगर जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज फिल्ड कंटेनर, किसी भी कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं, कौन सा कंटेनर है, क्लोज्ड। जब भी क्लोज कंटेनर हो जाए तो याद रखिएगा ये आपका गैलियोसिक लॉ है। क्लोज कंटेनर है, वहां पर इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, 1% इंक्रीज होता है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 1 सेंटीग्रेड, फिर टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 सेंटीग्रेड, उसके बाद फाइनल इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, उसे ये से आपने सॉल्व करना है। बच्चों ये एमसीक्यूज में आता है, ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, 100 केल्विन होगा, बी में 500 केल्विन होगा, सी में 10 केल्विन होगा, डी में 600 केल्विन होगा। ऐसा एमसीक्यूज आता है, ये होता है, ये एमसीक्यूज के अंदर है, इसके अंदर है एमसीक्यूज के अंदर। सो याद रखिएगा ये 1% बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये 100% बढ़ रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है कि गैस को फिल करवाया कंटेनर, क्लोज कंटेनर, इंक्रीज हो रहा है प्रेशर 1%, अब टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर बताना है, तो ये 1/100 है प्रेशर, तो ये टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड है, 1 सेंटीग्रेड। अब सिंप्लीफाई तुमने 100 में से टी को यहाँ पर माइनस कर देना है, देखें टी को तुमने माइनस कर दिया, देखें इसको तुम लोगे 100 को यहाँ पर 0.01, क्योंकि प्रेशर 100 यानी कि 0.01, अब 0.01 यहाँ पर टेम्परेचर है, माइनस करोगे टेम्परेचर से तो तुम्हारे पास आ जाएगा 100 केल्विन। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन
नोट कर लें आप। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एवागेड्रोस लॉ। तो चले, एवागेड्रोस भाई हमारा इंतजार कर रहा है और हम बोलेंगे कि जरूर आपको इंतजार करना चाहिए हमारा। हाँ, हम बहुत बिजी रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, बिजी बिस्के बिजी स्टूडेंट्स। सही। अब देखें भाई, एवागेड्रोस लॉ की तरफ तुम आ गए हो। एवागेड्रोस लॉ, अब ये जो तुम्हारा एवागेड्रो लॉ है ना, ये 1811 में जो आपका साइंटिस्ट एवागेड्रो साहिब है, उसने केमिस्ट्री के अंदर भी बताया था, हमें आपको पता ही है। सो the volume of the given gas is directly proportional to the number of moles। आपने डेफिनेशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर भाई इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये तो सिंपल है। रिलेशनशिप में V1 इज इक्वल टू V2, N1 इज इक्वल टू N2। बच्चों देखें, यही आपको एग्जांपल दी जाएगी कि कंटेनर है, ये कंटेनर, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स थोड़े से कम है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स थोड़े से ज्यादा है फाइनल कंडीशन में। जैसे V1 इसे N1, V2 इसे N2 कहते हैं। ये तो बच्चों जैसी बातें हो गई, मुझे ऐसे ही लगता है। एवागेड्रोस लॉ, इट इज अ लॉ, इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है गिवन गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितने कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना कम वॉल्यूम होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, इसका ग्राफ वही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इसका कोई नाम भी नहीं ग्राफ का। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है, यहाँ पर सवाल बहुत आसान पूछा जाता है। 1 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ द गैस, के 1 लीटर है कोई भी सैंपल है गैस का, सही। उसके बाद 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका, उसके बाद 2 atm ऑफ प्रेशर, 2 atm इसका प्रेशर है, सही हो गया। उसके बाद कंटेन, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है, कंटेन इन नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने हैं? 0.8 मोल। नेक्स्ट आप लोगों के पास देन एडिंग का, फिर देन एडिंग, उसमें आप किसी भी चीज में एडिंग करते हैं 0.3 नंबर ऑफ मोल्स को। उसके बाद मोल्स ऑफ द गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, सेम, वहां पर सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है वहां पर? सेम। तो बोलते हैं फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, सही। सो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए, एक सैंपल था गैस का जिसका टेम्परेचर था 300 सेंटीग्रेड, ऐसे ही ना, 1 लीटर था, लीटर का मतलब है वॉल्यूम, सैंपल टेम्परेचर था 300 सेंटीग्रेड, फिर प्रेशर कितना है? 2 atm, फिर प्रेशर कंटेन नंबर ऑफ मोल्स 0.8, फिर उसी सैंपल के अंदर हमने 0.3 मोल्स को और ऐड कर दिया, तो बताएं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। तो रिलेशन तुमने पढ़ा है V1 इज इक्वल टू V2, N1 इज इक्वल टू N2, सही। V1 तुम्हारे पास है 1, लिखने की जरूरत नहीं, तो V इज इक्वल टू V डैश कर दो यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल 0.8 है, बच्चे यहाँ पर 0.3 लग रही है, नहीं बच्चों, ऐड करना है आपने प्रीवियस नंबर ऑफ मोल्स को, तो कितना आ गया? 0.8, यानी कि 1.1 करके देख लें कितना हो गया? 11, 1.1, यहाँ पर लिखेंगे 1.1। क्लियर हो गया? अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8/11 भी लिख सकते हैं। बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना है, तुमने कॉन्सेप्ट को समझना है। बच्चों ये जो वॉल्यूम है ना, ये 7 लीटर था, मैंने 1 लीटर लिख दिया, कहीं लिखा तो नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर क्या होगा? 7 लीटर। क्लियर? सो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 11 7 था 77, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। इसको सोल्यूशन करो तुम लोग।
सोल्यूशन करो। V2 तुमने निकालना है, डिवाइड करो 8 के टेबल में 77। ऐसे तुम कैलकुलेशन करोगे तो सिंपल, तुम यहाँ पर आंसर की तरफ फोकस करो और तुम्हारा जो आंसर है, अब इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। 9.625 लीटर, 9.625 लीटर। अगर डीएम क्यूब में करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा। सही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कैसे ऑक्यूपाइड ऑफ गैस, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी पर। अब बचे गए मैम, यहाँ पर ना उस गैस का नाम बताया गया मैम, ना ही उस गैस का प्रेशर, ना ही टेम्परेचर। तो बच्चों पागल हो गया आप लोग। टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पर 273 केल्विन प्रेजेंट है, प्रेशर यानी कि यहाँ पर 1 एटीएम। एसटीपी क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, उनकी 1 एटीएम बराबर होता है 1.0 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखें, ये चीज आपने देखनी है। यहाँ पर भी आपका बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन लगेगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली। यहाँ पर तुम्हें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, तो एनआरटी अपॉन तुम यहाँ पे पी कर लो। समझे या समझाऊं? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, आर की वैल्यू होती है, याद रखिए 8.314, टेम्परेचर कितना है 273, प्रेशर तुम्हारे पास कितना है 1.0 10⁵। इसे सोल्व आउट करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 22.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर तुम इसे डीएम क्यूब में करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा आंसर यहाँ पर 47 लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएगा स्टूडेंट्स। मीटर क्यूब में ऐसे आएगा 0.00247 मीटर क्यूब, वैसे 22.47 मीटर क्यूब इस तरीके से आएगा। अगर हम यहाँ पर 10⁻³ लिखे, यानी कि डीएम क्यूब में इस तरीके से आएगा। मैंने यहाँ बताया था 100 डीएम क्यूब डिवाइड करें, यहाँ 10⁻³ लिख दें, या आप लोगों की मर्जी है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी अब पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, कि कैसे हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों को कंबाइन कर कर हम किस तरीके से एक आइडियल गैस इक्वेशन को बना सकते हैं। क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टल क्लियर इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को सेंड होते रहते हैं। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे अकाउंट्स को फॉलो करें, टिकटॉक दुआ ज़हरा, फेसबुक दुआ ज़हरा, और टिकटॉक भी आपको बता दिया, और इंस्टाग्राम टीच दुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन को देखिए, उससे पहले हमने वो लास्ट पढ़ लिए हैं। अब तुम देखो, मैंने एक एक्स्ट्रा लॉ भी पढ़ाया था, गैर-ल्यूसिक लॉ, उसमें से भी सवालात आते रहते हैं, उसे भी देख लीजिएगा। आइडियल गैस वो एक्स्ट्रा पढ़ाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, वो आता रहता है आपकी बुक्स के अंदर। सो आइडियल गैस इक्वेशन, ख्याली पलाव, वो नहीं होता ख्याली पलाव हम बनाते हैं कि हम अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो मैं पूरा वो महल खरीद लेता, मेरे पास इतने पैसे होते मैं पूरी दुनिया खरीद लेती, ख्याली पलाव। ऐसे ये ख्याली इक्वेशन है, यानी कि जैसा कि हमने स्टूडेंट्स कनेक्ट किया था टॉपिक को, वो था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप लोगों को क्या बता रहा था? बॉयल्स लॉ बता रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 वो था चार्ल्स लॉ। क्या था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर
2। ये चीज हमने पढ़ी थी, ये बॉयल्स लॉ था, ये चार्ल्स लॉ था। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा प्रेशर के, इसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल कौन से रहेंगे ये भी याद रखिएगा, सवाल आएगा ऐसे, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट होगा, जरा आप यहाँ पे फील कर पा रहे हैं क्या कांस्टेंट होगा मुझे बताएं। यहाँ पर मैम सिंपल हमें दिख रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास और क्या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। सही हो गया, ये चीजों को कनेक्ट करते जाएं। उसके बाद थर्ड आप लोगों को मैंने पढ़ा है एवागैड्रोस लॉ। सही, एवागैड्रोस लॉ में मैंने आपको बताया, ये मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लूं। एवागैड्रोस लॉ आपने समझ जाना है, सही, अब इतना बड़ा वो लिखे, वहां पर आपने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, इक्वेशन नंबर 3। इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हर किसी में सेम है वो क्या है, वॉल्यूम है। आपसे सवाल आएगा व्हाट इज द लॉज, आर लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैल-ल्यूसिक लॉ, इसके अंदर कांस्टेंट कौन सी चीज होती है, गैल-ल्यूसिक लॉ, ओ सॉरी, इनके अंदर सबके अंदर कांस्टेंट कौन सी चीज होती है, वॉल्यूम। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद कंबाइनिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। देखो नजर आ रहा है नहीं, बाद में सर ना खा जाए मेरा, मैम हमें नजर नहीं आ रहा, मैम हम रो रहे हैं, मैम हम क्या कर लेंगे मैम। सो देखे नजर आ रहा है क्लियरली, एक बार और देख लूं। हाँ जी, अब स्टूडेंट देखें, वॉल्यूम मैंने बताया है तीनों में कांस्टेंट है लाज में, क्योंकि हमने पढ़ने ही एम्प्टी गेट के लिए 3 लाज है, इनके अलावा आपको कोई चीज को स्टडी नहीं करना। अब बच्चों जैसी चीजें तो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि भाई देखो पहले एक कंटेनर था, तुमने इसके अंदर तुमने क्या किया, वॉल्यूम इसका ज्यादा था, प्रेशर इसका कम था, इसे V1 और P1 कह लेते हैं, और दूसरा वो किया उसके वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज करके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ये V2 वाली कंडीशन होगी। हाँ, ये फॉर्मूला लाजमी याद रखने, इसमें से ये वाला फॉर्मूला देखें, पहले आप कनेक्ट कर लें, फॉर्मूलाज को कनेक्ट कर लें। देखें इसमें से फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 P1 इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स के लिए V2 इज इक्वल टू P2, ये चीज याद रखेगा। यहाँ पर V1 इज इक्वल टू T1, V2 इज इक्वल टू T2। क्लियर हो गया मैं बच्चे, यहाँ पर V1 इज इक्वल टू N1, V2 इज इक्वल टू, सही कर रहे हैं ना, सॉरी 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 माय बच्चे सॉरी, यहाँ पर होगा आप लोगों के पास, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं V2 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N2, यहाँ पर भी V2 कर लेते हैं T1 इज इक्वल टू T2, यहाँ पर भी आप सेटअप कर लें, ये ज्यादा सही रहेगा ना, P1 इज इक्वल टू P2। सही हो गया। अब बच्चों हमने इन तीनों को कंबाइन करना है, वॉल्यूम किस किस के डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल के साथ और टेम्परेचर के साथ, तो इनको पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। क्लियर, और उसके बाद नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग रखेंगे प्रेशर को। सही, तो डायरेक्टली का साइन यहाँ से हटेगा, तो भाई मेरे बच्चे यहाँ पर एक आता है कांस्टेंट। हर चीज मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट को फील करें, ये कोई चीज नहीं है, डेरिवेशन तो आपके ये हाथ से ऐसे ऐसे चलनी चाहिए कि हमको क्या ही बताऊं, कि आप जैसी सवाल है एमडी गेट के अंदर आप दिमाग में उसका आंसर निकालें, आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। लास्ट में जैसे ही हमारा ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, अगर आप चाहेंगे तो मैं इंग्लिश भी आप लोगों को, मेरी अगर सब्जेक्ट समझ आते तो इंग्लिश भी मैं पढ़ा दूंगी, लॉजिक रीजनिंग में कराओ आप कंप्लीटली प्रिपरेशन। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, मेरी एक वीडियो आएगी जो कि सब स्टूडेंट ने देखनी है, उसके अंदर बिना कैलकुलेटर के आप ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू के, सॉरी यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे R याद रखिएगा R कांस्टेंट लेंगे, इस कांस्टेंट को आप लोग पहले लिख तो ले इक्वेशन पूरी, R इज इक्वल टू NT अपॉन P। क्लियर है, क्लियर है। अब ये R क्या है, चले R भी बता दूं, ये होता है जनरल
गैस कांस्टेंट गैस है या फिर आप आइडियल गैस है कांस्टेंट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या नाम देते हैं। जैसे ड्रामा था, इस प्यार को क्या नाम दूं, वो बहुत ज्यादा पुराना है, खिशी अर्नब वाला, वो आपने देखा नहीं होगा। सो यहाँ पर देखें, अब ड्रामा मत देखिएगा जाके, वहां पे मैम ने बताया था ड्रामा देख लो, नहीं भाई ड्रामा नहीं देखना, फिलहाल तुमने कुछ भी नहीं देखना। अब देखो भाई क्लियर तरीके से, मैं स्टूडेंट ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके इसके साथ दोस्ती कर लेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी यही होती है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। बड़ी चुन्नी मुन्नी सी होती है, इसमें से इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। इसमें से एमसीक्यूज, इसमें से न्यूमेरिकली, चुन्नी मुन्नी इक्वेशन को पता नहीं किस किस तरीके से आप अरेंज करते हैं। चुन्नी मुन्नी इक्वेशन बड़ी चालाक होती है, ऐसे 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 काम करती है कि क्या बताएं आप लोगों को। बट ये चुन्नी मुन्नी इक्वेशन को सेटअप करना मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, अगर क्लियरली तरीके से मेरी बातों को फील करेंगे। मैं अक्सर यही बात कहती रहती हूँ कि मैं जो बताती हूँ उसे फील किया करो, तुम फील नहीं करोगे ये चीजें तुम्हें कभी भी क्लियर नहीं होगी। अब ये आर की वैल्यूज तीन तरीके से हो सकती हैं। डीएम क्यूब के अंदर आर की वैल्यू क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आर की वैल्यू क्या होगी, ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट चीज को आप लोगों ने कभी नहीं छोड़ना। तो आर की वैल्यूज आपको डीएम क्यूब में, एटीएम डीएम क्यूब मोल केल्विन में याद होनी चाहिए, और न्यूटन मीटर मोल केल्विन में भी आप लोगों को ये चीज वैल्यू याद होनी चाहिए। सो ध्यान में आप लोगों ने हर वैल्यू को ध्यान में लेके चलना है। सो इसको आप नोट कर सकते हैं, इस वजह से मैं साइड में हुई हूँ ताकि आप इसे क्या कर सके, नोट कर सके। तो कर लीजिएगा नोट, क्योंकि हम अपनी जर्नी की तरफ चलेंगे और आपको नई नई चीजों के बारे में बताएंगे। आई थिंक आपने नोट कर लिया हो, तो चले आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स हर चीज को नोट करना है, अपने पास स्क्रीनशॉट लेना है हर चीज का। मैं इस वजह से हट जाती हूँ ताकि आप लिख लें, लिखें मत, स्क्रीनशॉट ले लें। एमडी गेट से पहले आपने एक मंथ जब या 15 दिन रह जाए, सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करनी है मेरे स्क्रीनशॉट में से, सही है। सो क्लियर हो गया आप लोगों को, मैम क्लियर हो गया, तो चले आगे चलते हैं। अब बच्चों स्टूडेंट्स, अब कुछ चीजें हैं। अब देखिए आर की वैल्यू अगर डीएम क्यूब में ले तो भाई इसका वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा, फिर आर की वैल्यू होती है आप लोगों के पास, यहाँ पर ले लें आप लोग, मेरे ख्याल से यहाँ पर होती है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब मोल केल्विन इनवर्स, ये आर की वैल्यू होती है। एटीएम का मतलब है प्रेशर, हमने यहाँ पर वॉल्यूम को क्या लिया है, डीएम क्यूब में वॉल्यूम को लिया है, सही। तो आर की वैल्यू ये होगी। जब आपको सवाल है एमसीक्यूज एमडी गेट के अंदर, ई गेट के अंदर, सो वॉल्यूम को देखना है, डीएम क्यूब के अंदर है तो आर की वैल्यू 0.0821 लगाएंगे, एटीएम डीएम क्यूब मोल केल्विन। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आर की वैल्यू आपको एटीएम सॉरी वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में दिया जाए, सो तब भी आपने आर की वैल्यू को क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं आर की वैल्यू 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर डीएम क्यूब, सॉरी डीएम में नहीं, अब तो हमने मीटर क्यूब में किया है, सो होगा मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। आप इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर जाउल के बराबर भी होता है मोल केल्विन, सही। इन सबको आपने नोट करते जाना है, सही। ये सारा सीक्वेंस को आपने फॉलो करते जाना है, कहीं से कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अगेन आई विल टेल यू, कहीं से कोई चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए। सो देखो आपको क्लियर है, नहीं नजर आ रहा है, नहीं, सो यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है। सो चलें, अगर आपको कहा जाए कि अब एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि अगर आपको कहा जाए मोलर मास को मालूम करें, सॉरी मोलर मास को मालूम करें,
ये भी आपको आइडियल गैस इक्वेशन में मोलर मास ऑफ द गैस को मालूम करें, सो आप फॉर्मूले को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये बड़ा आप लोगों के लिए टास्क होना चाहिए। सो m इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन पीवी। क्लियर है मेरे बच्चे? सो ये आप इजिली मोलर मास ऑफ द आइडियल गैस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को मैंने अरेंज किया है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास के। सही हो गया। अब देखें स्टूडेंट, यही ऐसे साथ मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आके, यहाँ पर आके, यहाँ पे ये डिवाइड करा, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो m इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन पीवी। सही हो गया। ऐसा आया, ऐसे किया है मैंने, और तो मैंने कोई मंत्र वंतर नहीं पढ़े यहाँ पर। अगर अग्रम बग्रम आलम शालम दिक्रम दिग्रम जम जमा जम, ये तो मैंने कुछ नहीं बोला। या खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, तू ना खुली तो मैं कहूंगा, ऐसे स्टूडेंट मैंने कुछ भी नहीं आप लोगों को बताया, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। सही है कि आइडियल गैस इक्वेशन रियल इक्वेशन नहीं होती, आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस में फर्क होता है। सो यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि डेंसिटी कैसे मालूम करें। डेंसिटी, डेंसिटी के लिए भी, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस के लिए भी फॉर्मूला होगा, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। कैसे कैलकुलेशन करें अगर सवाल आ जाए, अगर सवाल आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। अब यहाँ पर भी वही ट्रिक लगेगी कि जो PV इज इक्वल टू एन आर टी है, एन आर टी है, सेम वही ट्रिक आपने लगानी है। आप वही मास अपॉन मोलर मास और मास अपॉन मोलर मास, आप इसके नीचे आप वॉल्यूम ले आए और आप इसको इधर कर दें। सो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम इसके बराबर हो जाए डेंसिटी के, तो यहाँ पर आ जाएगी डेंसिटी, और हमें डेंसिटी निकालनी थी, इस वजह से हमारे पास पी एम अपॉन आर टी आ गया। सिंप्लीफिकेशन है स्टूडेंट, ये सारी आप लोगों के पास क्या है? सिंप्लीफिकेशंस है। इसको आपने टॉपिक को लेकर चलते रहना है, टॉपिक को फील करते जाना है, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट किसी चीज के लिए भी ना रहे। सो आगे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लें, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद सीधा हम आगे चलेंगे। सो चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, यानी कि रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान में क्या फर्क होता है, उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं? क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। अब हम डी गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप बी गेट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, सारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सिंध से है, पंजाब से हैं, बलोचिस्तान से, फेडरल से हैं, सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो उससे पहले हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रियल गैस और आइडियल गैस में क्या तो फर्क है, क्यों ही ये टॉपिक बताया गया और क्यों एमडी गेट वालों ने कहा इन्हें पढ़ना है। देखो भाई, देखो देखो मेरे बच्चे, देखो देखो देखो, रियल गैस में और आइडियल गैस में क्या फर्क है? पहले रियल गैस लिख लेते, आइडियल गैस के बारे में लिखेंगे कि आइडियल गैस और जो रियल गैस है उसमें भाई क्या फर्क है, तू उसे देख, तू उसे देख, रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान में क्या फर्क है। जो आइडियल गैस है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इट इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, के आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं है, क्योंकि बच्चों गैसेस के पार्टिकल्स, आइडियल गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो इन दूर होने की वजह से इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो होगी ही नहीं। आइडियल गैस के पार्टिकल्स में कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होगी, ये वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे, तो अट्रैक्शन और रिपल्जन काहे से करेंगे, कहाँ से करेंगे। सो ये चीज आपने याद रखनी है।
कि उनके ऊपर ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती। अट्रैक्शन आपको पता है कि सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल, दोनों क्या है? सेम मॉलिक्यूल है। और सेम मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है? आपको पता है रिपल्जन होती है। अगर यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल बना दें तो यहाँ पर क्या होगी? अट्रैक्शन डेवलप होगी। सो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे कि अट्रैक्शन और रिपल्जन किसके अंदर होती है। अब जो रियल गैस है वो याद रखिएगा, फोर्स और अट्रैक्शन बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। अट्रैक्शन भी और रिपल्जन भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सेकंड इसकी पॉइंट लिखें। अब आपको पता है कि जो आइडियल गैस है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम में जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। एज कंपेयर टू रियल गैस की बात करें सो रियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के साथ, क्या होता है? इक्वल होता है। सो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। ये भी डिफरेंस है किसके दरमियान? रियल गैस के दरमियान और आइडियल गैस के दरमियान। सेकंड डिफरेंस को ना जरा ध्यान से सुनिएगा, सही? कि रियल गैस और आइडियल गैस। रियल गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल एज द वॉल्यूम। देखो क्लियर नजर आ रहा है? नहीं क्लियर नजर आना चाहिए। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के साथ क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। एज कंपेयर टू अगर हम रियल गैस की बात करें तो याद रखिएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये वॉल्यूम जो होता है रियल गैस का वो बराबर होता है जितना वॉल्यूम कंटेनर का होता है। बच्चों ये फॉलो करता है आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को, और ये फॉलो करता है फॉलो द वंडर वाल इक्वेशन। ये किसको फॉलो करता है? वंडरवाल इक्वेशन को। और ये किसको फॉलो करता है? आइडियल गैस इक्वेशन को, जो आइडियल गैस होती है। वंडरवाल इक्वेशन ने आके प्रेशर की करेक्शन की, जो कि जब लास्ट दिए थे जो आइडियल गैस ला है उसमें प्रेशर थोड़ा सा गलत तरीके से बताया था, तो इसने आके वंडरवाल ने उस प्रेशर की क्या की थी? करेक्शन की थी। सही हो गया मैम? बच्चों सही हो गया? देखो इसके नीचे अगर नजर आता है तो लिखेंगे, नजर नहीं आता तो हम यहाँ से रहने। बच्चों याद रखिएगा फोर्थ पोस्टलेट ये ओबेस करता है गैस लास को। ऑल कंडीशन के अंदर आइडियल गैस इसे ओबे करती है। जितनी भी कंडीशन हो उसके अंदर आइडियल गैस लास को ओबे करेगी। और ये डू नॉट आबेज द मतलब कि ये भी ओबेस करेगी, आप ये भी लिख सकते हैं, ये ओबेस करेगी गैस लॉस को। लेकिन कैसे? कैसे ओबे करेगी रियल गैस? हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर, लो प्रेशर पर क्या करेगी? ओबेस करेगी। समझ गए आप लोग? और याद रखिएगा मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची अभी। 5 पॉइंट ये हाइपोथेटिकल है, ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ये सारी थिंकिंग्स पर है आइडियल गैस इक्वेशन। और ये जो है ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट करती है ये। और ये जो है ये हाइपोथेटिकल है। देखें आइडियल गैस जो है याद रखिएगा वो ऑल गैस लॉस को ओबे करती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन जो रियल गैस इक्वेशन है, जो रियल गैस है वो फॉलो करती है वंडरवाल इक्वेशन को। यानी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? हमारे पास
रियल गैस कहलाएगी। सही। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस। ये कैसे जो डेविएशंस आती हैं रियल गैस के अंदर, उन डेविएशन को कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को पढ़ेंगे। सही हो गया भाई, देख लें देख लें, देखेंगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो भाई तुम्हें कुछ नहीं आएगा। थोड़ी सी इंक डाल लें, ये मर रहा है बेचारा, मारकर बोल रहा है मैम आप खुद तो कुछ खाती नहीं साहब, मुझे तो कुछ खिला दे। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन डेविएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, कि किस तरीके से डेविएशन आती है आइडियल गैस इक्वेशन में, उसे आप लोगों ने देखना है। अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का, देखें अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर में जो एनआरटी की वैल्यू हो जाएगी उसमें जेड आ जाएगा, जेड इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसमें अगर डेविएशन आ जाएगी सो रियल गैस में डेविएशन आ जाएगी, सॉरी रियल गैस हो गया ना, आइडियल गैस क्यों लिखा, हाँ, गर्मी इतनी है दिमाग फिर गया, फिर से आइडियल लिख दिया, रियल गैस इक्वेशन। सही। ये अगर ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर चेंज होगा सो स्ट्रेंथ आपकी पूरी जो पलटा है आपकी रियल गैस है इक्वेशन, वो ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बस ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के चेंज होने से। अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू z इज इक्वल टू 1 है सो वहां पर हमारी रियल गैस होगी, याद रखिएगा। अगर z लेस है 1 से या इक्वल है 1 के सो वहां पर हमारे पास क्या होगी, क्या होगी मेरे बच्चे, ये तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, लिख ले कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑन दिस। सही। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होगी, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन होगी यहाँ पर रियल गैस के अंदर। सही। अगर आपकी z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहां पर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी, और होगी क्या, ये रियल गैस होगी। यानी आपने देखा क्या कि जब भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं डेविएशन ऑफ द रियल गैस इक्वेशन की, सो वहां पर आप ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर बस इक्वेशन की जगह हम z पुट कर देते हैं, और ये z क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। z अगर 1 के बराबर है रियल गैस है, z इक्वल्स टू लेस देन 1 सो ये आपके पास नेगेटिव डेविएशन है रियल गैस की, z इज ग्रेटर देन 1 दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द रियल गैस। एक बच्चों है वंडर वाल इक्वेशन, वो अलग से टॉपिक हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे पीएमडीसी के अंदर नहीं, फिर भी देख लें वंडर वाल इक्वेशन को। बच्चों जो वंडर वाल इक्वेशन होती है उसने आके आपकी करेक्शन की है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ देती हूँ, वॉल्यूम करेक्शन की, प्रेशर करेक्शन की, करेक्शन यहाँ पर आप लिख देते हैं करेक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसको भी याद रख लीजिएगा, प्रेशर, शायद के एक सा ये आ जाए एमसीक्यू के आता रहता है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आपने लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ। फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, उसके बाद ये बराबर है V माइनस एन बी के, और एन बी अपॉन एन आर टी। सही। यहाँ पर आके इसने करेक्शन की, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस ए वी स्क्वायर, उसके बाद V माइनस बी, और यहाँ पर आर टी। ए बी आप लोगों के पास क्या है, ये ए और बी, ये ए एंड बी आर वंडर वाल कांस्टेंट। सही। इनसे तो आप मुखातिब हो गए, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है,
इसने क्या किया, करेक्शन की है। और इसको तो आप मुखातिब हैं, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये आर है यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर है। और ए बी यहाँ पर अलग से क्या आ गए, वैन डर वाल के कांस्टेंट आ गए, इनकी अलग अलग वैल्यू होगी। सही। सो यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए अलग, इसके लिए अलग। ए के बस ए और बी के आपने यूनिट्स को देख लेना है कि ए का यूनिट आप लोगों के पास है एटीएम डीएम की पावर 6, उसके बाद है मोल -2। उसके बाद बी, बी आपके पास है, बी का यूनिट भी एमडी गेट के अंदर, ई गेट के अंदर आता है, डीएम क्यूब मोल, ये यूनिट है बी का। सही। सो ये भी आपको पता होना चाहिए था, इसको भी थोड़ा फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ये है तो नहीं, पर यहाँ पर ये वाला टॉपिक आ गया ना, तो ये वाली चीज का भी आपको पता होना चाहिए था। सही। ये यूनिट्स तो लाजमी मेमोराइज कर लेने, मेमोराइज। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और सपोर्ट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक एमसीक्यू जो है ना, वो हर साल सरी खा लेता है आके। कौन सा एमसीक्यू? रियल गैस और आइडियल गैस में कोई ऐसी पॉइंट बताएं, कि कोई ऐसी पॉइंट बताएं जो कि दोनों को इजिली शो कर रही हो। कैसे शो कर रही हो? अगर याद रखिएगा, इसकी ग्राफ्स भी आते हैं कुछ इस तरीके से बच्चों, इसका ग्राफ भी आता है आप लोगों के पास कि यहाँ पर एक तरह का प्रेशर होता है, यहाँ पर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ये भी थोड़ा बता दो। यहाँ पर अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू प्रेशर की 0 हो गई है, प्रेशर 0 हो गया, सो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस कंडीशन। सही हो गया। सो याद रखिएगा, रियल गैस तभी होगी जब प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज हाई। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कोई काम नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो ये होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होगा। ये सवालात एमसीक्यूज बन के आते हैं और इनके यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर की वैल्यू और याद रखिएगा, जेड अगर 1 के बराबर हो रियल गैस, जेड इसके बराबर हो नेगेटिव डेविएशन और ये पॉजिटिव डेविएशन। रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंशिएट एक पॉइंट बताएं। रियल गैस इज ओबेज द आइडियल गैस ला, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रोस ला, इन सब को ओबे करेगी, लेकिन रियल गैस उन्हीं को ओबे करेगी, उन्हीं को ओबे करेगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिनका प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। बाय बाय।